हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो चलिए आज हम हीट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए है, जो संभावित प्रश्न है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। करीब करीब 100+ क्वेश्चन है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है परिवर्तन। तो उसकी चाल बढ़ता है कि उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी या भार बढ़ जाएगा, और डी नंबर का दिया है कि भार घट जाएगा। तो जब भी वस्तु गर्म करते हैं तो उसकी जो चाल है ना, वो चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, अब यहाँ क्या कहता है, ठंडा किया जाता है। तो ठंडा किया जाता है तो उसके अणु की क्या होगी। तो अणु की क्या होगी, देखिए अभी क्या था, चाल यहाँ बढ़ जाता था, तो गर्म करने पर चाल बढ़ रहा है, और जब ठंडा करते हैं तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। यानी कहता है कि ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, सबसे पहले किसने बताया था। तो इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले ऑप्शन दिया है क्या, डेवी दिया था, सेल्सियस दिया था, रैमफोर्ड दिया था या फ़ारेनहाइट दिया था। तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा था, तो इसका सबसे पहले जो प्रमाण के साथ जो दिया था वो दिया था रैमफोर्ड ने दिया था। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। पहले ऊष्मा का मात्रक जूल था, अब यहाँ क्या दिया है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा का मात्रक यहाँ क्या, कैलोरी दिया गया है, किलो कैलोरी दिया गया है, जूल दिया गया है, डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो हम लोग का इसमें से कौन सा इसमें से जो है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो डिग्री जो सेल्सियस दिया जाता है ना, ये इसका मात्रक नहीं है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ताप का एक एसआई मात्रक होता है, केल्विन होता है। ताप का केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है। तो 1 किलो कैलोरी उसका ऊष्मा का मान जो होता है ना, 4.2 गुने 10⁻³ जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है। और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम स्टार मार्क कर देंगे। ऐसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा संभावित होता है उसको हम स्टार मार्क कर देंगे। आप लोग भी उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है, हम PDF टेलीग्राम में डाल देंगे। ऑलरेडी इसका हम PDF हम टेलीग्राम में दे चुके हैं, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करके और एक बार रिवीजन कर लें। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है। यदि बर्फ़ को हम दबाते हैं तो उसका गलनांक क्या होगा। तो इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। यानी बर्फ़ का दाब जब बढ़ता है तो गलनांक क्या होता है, घटता है। और ये भी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस कहता है कि द्रव तापमापी होता है और एक गैस तापमापी दिया गया है। तो दोनों में जो संवेदनशील कौन होता है, गैस वाला होता है। तो क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है कि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है, किसका, गैस का। गैस का प्रसार जो होता है ना, तेज़ी से होता है। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाइए, देखिए वो पूरे घर में फैल जाता है उसके महक। और अगर पानी कहीं गिराते हैं तो उतना तेज़ी से नहीं जाता है जितना तेज़ी से गैस जाता है। जैसे कहीं पे अगर बाढ़ आता है तो बाढ़ आने में पानी में देखिए टाइम कितना लगता है, लेकिन वही अगर कहीं पे अगर गैस लीकेज करता है
तो आपको स्मेल उसका जल्दी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। जो थर्मोमीटर है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो दिया गया है सीबेक प्रभाव, जूल का प्रभाव, पेल्टियर का प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। तो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। तो वो होता है सीबेक के प्रभाव पे। सीबेक का जो प्रभाव है उस पर ताप युग्म जो तापमापी होता है ना उसके सिद्धांत पर, यानी किसके सिद्धांत पर, सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है किससे। जो अधिक तापमान होता है, जो बहुत ज़्यादा दिया है ना, क्या दिया, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है किससे किया जाता है। प्लेटिनम ताप परिधि से, ताप युग्म तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से, नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो किससे किया जाता है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका हो जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी से। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो पूर्ण तापमापी होता है ना वो स्टीफन के नियम पर काम करता है। क्या है, स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट कहता है दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा नापा जाता है। जो सूर्य के जो ताप है, कहता है कि दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। यानी सूर्य में जो ताप होता है ना उसको किससे मापते हैं, ताप युग्म तापमापी से नापते हैं, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा नापते हैं, पूर्ण विकिरण उत्तापन मापी से नापते हैं। तो इसका जो हो जाएगा तो आपका पूर्ण विकिरण, क्योंकि ये सूर्य से निकलता है ना विकिरण, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमांक जो है ना निम्नतर होता है। एल्कोहल का द्रव्यमांक जो होता है निम्न होता है, इसलिए क्या होता है ना कि पारा के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का। कहाँ पे, ठंडे प्रदेशों में। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। जो विकिरण पायरोमीटर होता है ना, पायरोमीटर से उच्च तापमान नापा जाता है। तो कितना नापा जाता है, तो विकिरण पायरोमीटर है, तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम तक मापा जा सकता है। तो इसका मापने का जो क्षमता है वो क्षमता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के लिए। जो विकिरण पायरोमीटर होता है ना वो 500 मीटर से 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को नापा जाता है। नेक्स्ट है थर्मोकपल बनाया जाता है। जो थर्मोकपल बनता है ना वो किससे बनता है, तो थर्मोकपल बनता है, वो बनता है दो अदृश्य धातुओं से बनता है, दो अदृश्य धातु से बनता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य में जो ताप होता है ना उसका किससे नापते हैं, तो उसको नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर तापमापी का उपयोग किया जाता है। आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे दिया गया एक फार्मूला दिया गया है जिसको फ़ारेनहाइट सेल्सियस निकालने का एक फार्मूला है। तो आप इस फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपका 1 नंबर जो है क्वेश्चन है वो छूट जाएगा और आप 1 नंबर से बहुत पीछे चले जाइएगा। इसलिए आप इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। तो इसका फार्मूला का F-32/9 बराबर C/5। सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होता है, यानी क्वथनांक कितना होता है और हिमांक कितना होता है।
तो क्वथनांक कौन होता है? जो क्वथनांक किसको बोलते हैं? जहाँ पे पानी उबलना शुरू होता है उसको क्वथनांक बोलते हैं, और हिमांक जहाँ का तो फ्रीजर पॉइंट होता है। तो कितना डिग्री पे होता है? तो जल का क्वथनांक कितना डिग्री पे हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जमता कितना पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यही आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप कितना होता है सेल्सियस पे? तो सेल्सियस पे परम शून्य ताप जो होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, सेल्सियस माप से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, यानी केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। ऐसे तो आप जानते हैं 37 डिग्री होता है, 98 डिग्री होता है। तो यहाँ केल्विन में पूछ दिया है, तो अभी ऊपर जो फार्मूला था उस फार्मूला में केवल 2 दिया था, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो उसके बाद जो फार्मूला आता है उसमें बराबर करके आप निकाल लीजिएगा कि इसका केल्विन का भी। तो इसमें कितना 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22, कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा? आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। तो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। -40 डिग्री जब होता है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो तापक्रम है वो जो पाठ्यक्रम में जो सूचित करता है वो बराबर रहता है। न्यूनतम संभव ताप होता है, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है -273 केल्विन होता है। आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। सेल्सियस पैमाने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो अभी आप पीछे जो फार्मूला बताए थे उस फार्मूला पर फ़ारेनहाइट जगह पे क्या बैठा दीजिए? 0, और उसके बाद आप डिग्री सेल्सियस निकाल दीजिए। तो जैसे ही यहाँ बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 32 आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं मानव शरीर का तापमान कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। अभी ऊपर बोले थे ना कि रहता है कितना फ़ारेनहाइट में? तो 98.6। केल्विन में कितना जाता है? केल्विन में 310 केल्विन आ जाता है। डिग्री सेल्सियस में कहीं पे 37 डिग्री देगा, कहीं पे 36 कुछ डिग्री देगा, तो होता है सेल्सियस में। तो अभी हम इसको पर तो सेल्सियस के स्केल पर क्या होगा? तो इसको भी फार्मूला पर जब बैठाइएगा तो फार्मूला बैठाने के बाद कितना डिग्री आ जाता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। अब कहता है फ़ारेनहाइट जो होता है ना उस पे माप क्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, यानी वायुमंडलीय दाब है वो समान है, तो पानी कितने पर उबलता है? तो पानी उबलने के लिए आपको कितना फ़ारेनहाइट की ज़रूरत पड़ता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। आप जैसे ही फार्मूला बैठाइएगा कितना पे पानी कितना पे उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। तो इस क्वथनांक को जैसे ही फार्मूला बैठाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 210 फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का समान ताप होता है। तो अभी इसके पहले देखे थे फ़ारेनहाइट में था तो कितना? 98 कुछ दिया था, तो यहाँ पे 98 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, अब आ गया इसमें सेल्सियस में। तो एक स्वस्थ मनुष्य है ना उसका कितना सेल्सियस में आता है? तो ये तो आप दे दिए, देखिए यहाँ 98 दिया तो सेल्सियस ये तो होगा नहीं क्योंकि फ़ारेनहाइट में रहता है। यहाँ केल्विन में दे दिया, ये भी केल्विन में नहीं होगा। तो यहाँ 37 फ़ारेनहाइट, तो 37 तो फ़ारेनहाइट होगा नहीं, तो बचा क्या? 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस तरह से ऑप्शन छाँट कर भी इसको ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यक्रम सेल्सियस तापमापी के पाठ्यक्रम का दुगना होता है? तो दुगना कितने पर हो जाएगा? तो आपका दुगना जो हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है। कहता है जब गर्म पानी होता है और मोटा कांच का गिलास होता है, जब उससे छिड़का जाता है तो जो गिलास होता है वो टूट जाता है, इसका कारण क्या होगा। इसका कारण क्या होता है कि अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है, अचानक ही गिलास सिकुड़ जाता है, जल वाष्पित हो जाता है, या गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्राकृत होता है। नहीं, क्या होता है ना कि अचानक ही गिलास का विस्तृत हो जाता है, अगर सिकुड़ेगा तो चनक जाएगा, जैसे जिसको लाइनिंग में बोलते हैं। लेकिन क्या होता है उसका विस्तार जैसे ही होता है ना तो वो क्या होता है, टूटकर बिखर जाता है। तो वही होता है, गर्म पानी जैसे ही मोटे गिलास पर फेंकते हैं तो क्या होता है कि वो टूट जाता है। इसका कारण क्या है कि अचानक ही गिलास का जो विस्तृत होना शुरू हो जाता है और वो टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। अब पानी का घनत्व, तो पानी का घनत्व जो होता है कितना पे अधिक होता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और एक क्वेश्चन जो है ना आप इसको भी मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क, क्योंकि एक एग्जाम, हर एक एग्जाम में आपको देखने को इसमें से क्वेश्चन मिलता है। जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है। जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन में क्या होगा। तो उसका आयतन में क्या होता है कि 0 से पहले क्या होता है उसका घटेगा और फिर क्या हो जाता है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही 0 से अगर 10 जाता है तो पहले क्या होगा उसका आयतन घटेगा, फिर बाद में उसका क्या हो जाता है आयतन बढ़ने लगता है। जैसे कि आप ऐसे सोचिए कि ठंडा का मौसम जैसे ही आता है तो कहीं कहीं आप सुनने को आपको मिलता है कि कहीं पानी का पाइप, जहाँ से पानी नहीं जाता है उस पानी का पाइप फट गया। यानी पानी का पाइप फटने का कारण क्या है कि पानी जम जाता है, और पानी जैसे ही जमता है तो उसका आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। और आयतन जैसे ही वृद्धि होता है ना तो पाइप का तो साइज लिमिट रहता है और वो पाइप जो होता है ना वो फट जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ठंडे प्रदेशों में जो है ना पानी का जो पाइप है वो अधिकतर फटता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडे के मौसम में जो है पानी जमता है और आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटता है। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज किया है। अब कहता है कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटता है। आप लोग डेली जो है यूज़ करते हैं साइकिल, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गर्मी के कारण ट्यूब फटता है पहला। दूसरा क्या है, गर्मी के कारण रबर बहुत कमज़ोर हो जाता है। गर्मी के कारण ट्यूब में हवा फैल जाता है तथा ट्यूब फट जाता है। तो आप अंदाज से ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्या होता है, गर्मी के कारण जो है ट्यूब में जो हवा होता है ना वो फैलता है, और फैलने के बाद जैसे क्या होता है ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाता है, परंतु इसकी चौड़ाई में क्या होगा। जब कोई शीशा का छड़ है जैसे ही भाप में रखा जाता है यानी भाप, तो इसकी लंबाई क्या जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन चौड़ाई में क्या होगा, चौड़ाई में उसका क्या परिवर्तन होगा। तो चौड़ाई में उसका जो परिवर्तन होगा वो अव्यवस्थित होती है। चौड़ाई क्या होता है, अव्यवस्थित है। उसकी लंबाई केवल बढ़ता है, उसकी चौड़ाई नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो जब भी कोई गेंद होता है, धातु होता है या कुछ भी देता है, अगर धातु टाइप जब भी देगा तो जैसे उसको गर्म करने के बाद आएगा तो सीधा उसको मारिए बढ़ने का, क्योंकि धातु को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है वो बढ़ता है। जैसे आप तो लोग टमटम नहीं देखे हैं, उस पर क्या होता है कि लोहा का चारों तरफ चक्का में जो है ना उसके चारों तरफ पहनाया जाता था, और उसमें क्या होता था कि जब उसको लगाया जाता था तो उस समय क्या किया जाता है कि उसको पहले गर्म किया जाता था।
गर्म करने के बाद काट के जो लकड़ी होता था उसको उसमें लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या था कि लोहा जैसे ही ठंडा होता था ऑटोमेटिक वो अपने आकार में आ जाता था, जिससे क्या होता है कि बैलगाड़ी, टमटम गाड़ी ये सब चलता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें फट जाती है, इसका कारण क्या है? देखिए आ गया ना शीत ऋतु, तो पहाड़ पे क्या होता है कि फट जाता है। तो पहाड़ पे फटने का क्या कारण क्या होता है? पाइप ठंडा से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने से सिकुड़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। अब उसके बाद कहता है पाइप ठंडक पाकर बढ़ जाता है। अब आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थल क्यों छोड़ा जाता है? देखिएगा कि कहीं भी रेल पटरी रहेगा ना तो कुछ दूरी के बाद उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। वो गैप क्यों छोड़ा जाता है आप उसको समझ सकते हैं गैप क्यों रहता है। क्योंकि गर्मी का जैसे ही मौसम आता है ना तो गर्मी पाकर जो लोहा का जो पटरी होता है वो क्या होता है फैलता है, और फैलने के लिए जब फैलता है तो जो गैप रहता है वो जाकर वो क्या होता है चिपक जाता है। वैसा नहीं कि चिपक कर सट जाता है, हल्का सा उसमें फिर गैप रहता है, और जैसे ही ठंडा होता है वो क्या होता है फिर सिकुड़ जाता है। तो इसीलिए क्या है ये दो पटरियों के बीच लगाया। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, ये तो होगा नहीं। उसके बाद कहता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैल जाती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। तो आपको तो यही मिल गया कि गर्म होने पर धातु फैलता है और ठंडी होने पर कहता है संकुचित हो जाता है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करता है। ये तो होगा नहीं और इनमें से कोई नहीं है नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है मौका तो आप कभी नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए ट्रेन के पटरी जहाँ होगा वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिए एक बार कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और उसको जांचने के लिए एक हम तरीका बताते हैं। क्या कीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है तो जाकर उस टाइम आप उस गैप को जांच लीजिए कितना mm आता है, और उसके बाद फिर ठंडा का मौसम जैसे ही आता है फिर उस गैप को जाकर वहाँ पे चेक कीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? कहता है कि जब झील के पानी जब जमने लगता है तो अंदर जो होता है उसका स्तर में जल का तापमान क्या रहेगा? तो जल का जो तापमान हो जाएगा वो क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहता है, इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि आने वाला एग्जाम ये क्वेश्चन आएगा। कहता है ये बर्फ़ में सांस ले सकता है, ये तो गलत हो जाएगा पहले ही। उसके बाद कहता है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहता है, ये भी गलत है। उसके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, ये भी गलत है। कहता है पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ के ऊपरी सतह से नीचे पानी रहता है, और पानी जब निचली सतह पर रहता है तो पानी में क्या उपस्थित रहता है H2O, और H2O में क्या है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से क्या होता है जीव जंतु जो पानी में रहता है उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे वो क्या रहता है जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाता है? कहता है कि ऐसा कौन सा विधि इसमें से दिया गया है जिसमें अणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाता है? क्या होता है स्वयं
नहीं जाता है। ऑप्शन दिया चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि और तीनों। अब ऐसा कहा गया है कि इसमें से कौन सा विधि है जिससे जो है अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, तो वो होता है आपका चालन विधि। चालन विधि में जो है अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, लेकिन संवहन में जाता है, विकिरण में जाता है। लेकिन द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? कहता है द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? द्रव और गैस में। तो द्रव और गैस में जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण वो होता है संवहन विधि से। किस विधि से होता है? संवहन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत जो केतली होता है उसमें पानी गर्म होता है, तो चालन के कारण होता है, संवहन के कारण होता है, विकिरण के कारण होता है, इनमें से सभी कारण होता है। तो विद्युत केतली जो होता है ना, तो विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वो होता है संवहन विधि के कारण होता है। इस विधि से संवहन विधि से होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार संचार के माध्यम से आती है? यानी सूर्य से जो ऊष्मा आता है पृथ्वी तक वो किस विधि से आता है? संवहन विधि से आता है, सन्नम विधि से आता है, या विकिरण विधि से आती है, या ताप विनिमय विधि से आता है? तो किस विधि से आता है? तो आपका आता है विकिरण विधि से आता है। सूर्य से जो ऊष्मा हम लोग का पृथ्वी पर मिलता है वो आता है विकिरण विधि से। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वह किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? ऊष्मा का स्थानांतरण तो कहता है चालन विधि से स्थानांतरण नहीं है, विकिरण से नहीं है, संवहन से नहीं है, इनमें से सभी से है। तो आप बता सकते हैं कि कहता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए कौन सा है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है? तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होता कि इसमें विकिरण में, जो विकिरण होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। यह जो सूर्य से जब निकलता है तो ऊपर कोई माध्यम वहाँ निर्वात होता है, उसका वायुमंडल में घुसता है, तो वायुमंडल में आने के बाद क्या होता है? वायुमंडल में आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण, लेकिन चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, संवहन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। नहीं सर, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? किसका कह रहा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा दिया है, सोना है, एल्युमिनियम है और चांदी है। तो जब सोना और चांदी दे देगा तो एल्युमिनियम तो होगा नहीं, ये तो कन्फर्म है कि ये नहीं होगा। तो उसके बाद एल्युमिनियम जब नहीं होगा तो तांबा पे भी डाउट है, तांबा भी नहीं होगा। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा? कहता चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबा से कंपेयर किया गया है। तो अभी आप पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे कि जो ऊष्मा की चालकता किसका ज़्यादा, ऊष्मीय किसका सबसे ज़्यादा? चांदी के था। तो यहाँ तांबा के ऑटोमेटिक है कि तांबा रहने पे किसका अधिक होगा? चांदी के अधिक होगा। यानी चांदी का ऊष्मीय चालकता क्या होगा? अधिक होगा। बोलोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर नाम ही क्या है? बोलने के लिए बोलोमीटर। तो बोलोमीटर से क्या नापते हैं? ऊष्मीय विकिरण नापते हैं। क्या नापते हैं? ऊष्मीय विकिरण। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसका PDF टेलीग्राम में हम प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर
और इसको आप रिवीजन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको सुविधा हो जाए। बोलोमीटर क्या नापता है? ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरा का ताप क्या होगा? तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर घर में रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, तो अगर हम उसका दरवाज़ा खोल देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा रूम होगा वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि कमरा का जो ताप होता है ना, वो कमरा का ताप हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। क्या होगा, रूम जो होगा ना, रूम का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रेफ्रिजरेटर का हम खोल दिए दरवाज़ा तो वो ठंडा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहता है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगा? अगर कमरा बंद कर दिए हैं तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि जब कमरा बंद होगा तो उसमें से क्या होगा कि हवा जो है बाहर की हवा नहीं मिलेगा। और हवा जब बाहर के नहीं मिलेगा तो रूम में जो हवा रहेगा वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हवा क्या रहेगा, गर्म आपको मिलेगा। कहता यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चलकता है। कैसा, कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, घनत्व अधिक होना चाहिए। एक सिंपल से एकदम क्वेश्चन है। कहता है कि यदि किसी धातु को, कोई धातु है, उसको खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कोई धातु है उसको खाना बनाने बर्तन बनाते हैं, तो उसकी ताप का चालकता क्या होना चाहिए? तो आप सिंपल इसको समझ सकते हैं कि ताप का जो चालकता होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ताप का चालकता कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा तो खाना सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए ताप की जो है ना चालकता क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? क्या पूछ रहा है, सुचालक। तो ठंडा जल दिया गया है, समुद्र का जल दिया गया है, गर्म जल दिया गया है, आश्रित जल दिया गया है। तो कौन हो सकता है? तो जो समुद्र का जल होता है ना, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, सुचालक होता है। समुद्र का जल जो होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है इसमें, इस पे ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जितना जो हम हीट का जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इससे मुझे विश्वास है कि 99% जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग जो है 100 के कम से कम 110 के आसपास क्वेश्चन है, इसको आप लोग 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ, इसमें से कौन सा क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया है। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आ सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का जो संप्रेषण है वो हो जाता है, संवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? अब यहाँ द्रव फिर आ गया, तो पारा है, ईथर है, पानी है, बेंजीन है। तो इसमें से कौन जो है सबसे अच्छा चालक है? पिछले बार ऑप्शन चेंज था, ऊष्मा का था, लेकिन ऑप्शन चेंज था। अब यहाँ ऑप्शन यहाँ भी चेंज हो गया। अब पारा दिया गया है, ईथर दिया गया है, पानी दिया गया है और बेंजीन दिया गया है। तो इसमें से कौन जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो क्या होता है, पारा होता है।
क्या होता है? पारा। अब कहता है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सोलर कुकर को गर्म कौन करता है? तो सोलर कुकर का जो गर्म करता है ना, अवरक्त किरण जो होता है ना, अवरक्त किरण से जो है सौर कुकर है, कूलर नहीं है, सौर कुकर जो होता है ना वो गर्म होता है। इससे अवरक्त विकिरण से। अच्छा, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखता है क्योंकि ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा का विकिरण नहीं करता है, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकता है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। तो आप लोग इसको ऐसे ही डेली यूज में समझ सकते हैं कि शीतकाल में कपड़ा हमें गर्म क्यों देता है। तो गर्म क्यों होगा? क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं दे रहा है। जैसे रूम में अगर चारों तरफ से आप कमरा बंद कर देते हैं, गेट खिड़की सब बंद कर दें, तो रूम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो वैसे ही शरीर से जो है ऊष्मा बाहर नहीं निकलता है। अगर कपड़ा पूरी तरह से पहन लेते हैं तो शरीर से जो है ऊष्मा बाहर नहीं निकलता है, जिसके चलते हमें क्या होती है? गर्मी महसूस होता है। तो वही यहाँ ऑप्शन कहा गया है। धूप से बचने के लिए छत्ते में रंग संयोजक निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? अब कहता है धूप से बचने के लिए जो छाता हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है? तो आप लोग इसको जानते हैं अच्छे तरह से कि जो काला होता है सभी रंगों को अवशोषित करता है, सभी विकिरण को अवशोषित करता है, और वाइट जो होता है सबको क्या करता है? सब कलर को परावर्तित कर देता है। तो जब परावर्तित करेगा तो क्या करेगा? हीट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सफ़ेद होगा वही सफ़ेद क्या हो जाएगा? यूज करना चाहिए। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का। क्यों नहीं होता है? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। क्यों नहीं गर्म होता है? तो इसका कारण क्या है कि सुबह के समय सूरज की किरण अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कहता है कि सुबह में जो है ना, सुबह के समय सूर्य के किरण को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे जो है ना जो सुबह में जो है गर्मी कम पड़ता है। लेकिन जैसे ही 12 बजता है दोपहर में, वहाँ पे क्या होता है कि सीधा किरण पड़ता है, जिससे गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। तभी उसके ऊपर क्वेश्चन बताए थे कि सफ़ेद धारण क्यों करते हैं? ताकि ऊष्मा को परावर्तित कर दे। जब ऊष्मा को परावर्तित कर देगा तो हमें गर्मी कम महसूस होगा। वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से देखा जा सकता है। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। यह एक परंपरा है नहीं। तो सफ़ेद वस्त्र क्या करता है? अवशोषण कम करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? गर्मी के मौसम में जो है ना सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। सफ़ेद शर्ट पहनेंगे, सफ़ेद टी शर्ट पहनेंगे। और जैसे ही ठंडा का मौसम आता है उस समय हमें लोगों को कैसा पहनना चाहिए? तो काला पहनना चाहिए। कब? ठंड के मौसम में। और जैसे ही गर्मी आता है, जैसे ही गर्मी आया, वाइट पहनना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होता है, क्यों होता है? अब बताइए। कहता है ऊनी जो कपड़ा होता है ना वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो क्यों गर्म होता है? आप अभी क्वेश्चन बताए हैं, सेम वही है। ताप के अच्छे रोधक होता है। ताप क्या करेगा? ताप को रोक के रखता है। जब ताप को रोक के रखेगा तो गर्मी लगेगा। और ये जो है ना सूती वस्त्र होता है ना, सूती जो होता है ये ताप को कम अवशोषित करता है, ये रोधक कम है। सूती जो वस्त्र होता है ना, सूती वस्त्र ताप का कम रोधक होता है। ताप का कम रोधक होता है। रोधक मतलब ताप को कम रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? ज्वालक किसके द्वारा पैदा होता है? ज्वालक। तो कहता है कि मतलब ज्वालक कहने का मतलब ऐसा नहीं, ज्वालक का मतलब है कि अगर इसमें से किसके कारण होता है कि जब हाथ जलता है तो उस समय लहर पैदा होता है। तो उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, सूरज की किरण। तो अगर आपको भाप लग जाता है तो उससे जलन ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा की मात्रा जो होता है ना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होता है, यह किस नियम के तहत कहा जाता है? इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। तो कहता है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होता है, तो वो किसका नियम कहता है? तो नियम जो कहता है ये कहता है किरचॉफ का नियम। ये किसका नियम है? तो किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम में कहा गया अच्छा उत्सर्जक एक अच्छे अवशोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम जो कहता है कि यह नियम जो है चतुर्थ घात किसका होता है? तो स्टीफन के नियम से होता है। कुछ नहीं, यहाँ जो आप है चतुर्थ घात सीधा स्टीफन लगाइए। स्टीफन का विकिरण नियम क्या कहता है? तो अभी आप ऊपर क्या देखें, स्टीफन के नियम चतुर्थ घात होता है, अनुक्रमानुपाती के चतुर्थ घात होता है। तो चतुर्थ घात कौन है? ये अनुक्रमानुपाती दिया गया है, चतुर्थ घात है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया है। जब अपोजिट आ जाते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन समानुपाती में ये होता है। तो समानुपाती में क्या दिया? चतुर्थ घात। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, कहता है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापक्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो ये जो नियम है आपका किसका है? न्यूटन का शीतलन नियम से है। किसका है? न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसका नियम कहता है? शीतलन का नियम कहता है। किसका शीतलन नियम? तो न्यूटन का शीतलन नियम कहता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन है? जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, फ्लास्क, इसका आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कारक जो है वो हो जाएगा आपका डेवार। नाम ही क्या है? डेवार। थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों गर्म रखता है? जो फ्लास्क रखते हैं उसमें अगर चाय रख दिए, मिल्क रख दिए तो उसमें गर्म रह जाता है। इसका कारण क्या है कि वो गर्म रहता है? तो गर्म रहने का कारण क्या है कि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा का निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकता है। उसका दीवार जो है ना इस तरह से बनाया गया है कि चमकदार आंतरिक दीवार और बाह्य आवरण की दोहरी दीवार होता है, जिससे ऊष्मा जो है बाहर की तरफ नहीं निकल पाता है। और जब ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगा तो उसमें क्या करते हैं, गर्म अगर रखते हैं तो वो गर्म ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? कहता है किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो कलई करने का कारण क्या है कि विकिरण, क्या कहता है? विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई किया जाता है। किसको? विकिरण विधि से।
किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, कहता है किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहा जाता है। अगर कोई पदार्थ है उसमें एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा के मात्रा को क्या आप कहते हैं। तो इसका जो है उसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। ये एक परिभाषा भी है, ये क्या है, डेफिनेशन है। इसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। और इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो दिया है कांच का, शीशा का, तांबा का, जल का। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान जो सबसे अधिक होता है किसका होता है, तो जल का होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान। कहता है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि पानी का व्यवहार क्यों किया जाता है मोटर गाड़ी के रेडिएटर में। जो मोटर गाड़ी होता है ना उसके रेडिएटर को ठंडा करने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी का। क्यों पानी का प्रयोग करते हैं, तो पानी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा जो होता है ना, पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, अधिक होता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसा नहीं कि आप कमेंट करने से हिचकिचा रहे हैं, कमेंट करने से हमें भी एक संतुष्टि होती है कि हाँ हमारे दोस्तों को ऐसा वीडियो लगा है। अगर इससे भी अच्छा वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए और आप टॉपिक बताइए। उस टॉपिक पे हम प्रयास करेंगे आपके लिए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एक टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप टॉपिक वाइज पढ़ कर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने के लिए आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, कहाँ पे होता है। निम्न तापी जो होता है उसका अनुप्रयोग कहाँ पे होता है, तो उसका अनुप्रयोग आपका दिया गया है पनडुब्बी मोदक में, रॉकेट में, उसके बाद तुषार मुक्त परिस्थितियों में या अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। तो कहता है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो निम्न तापी का होता है आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। अभी यहाँ क्या दिया है, इंजन कहाँ किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अब यहाँ दिया कि निम्न तापी जब होता है ना, तो निम्न तापी का परीक्षण जो होता है ना, परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। उस समय ताप कितना होना चाहिए, -20 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री और -196 डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिग्री तापमान होना चाहिए, तो होना चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब बताए किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, तो इसको आप ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका जो है, इसको जब जो ठोस पदार्थ है तो ये बिना द्रव में बदले सीधे कहाँ चला जाता है, गैस में बदल जाता है। तो गैस में बदलते इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन में अगर इसमें जो है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। और ऑप्शन में आपको देता है क्या कि इसमें से कौन ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो जैसे पैराफिन मोम हो जाता है, कपूर हो जाता है, ये सब क्या है कि ये सीधे ठोस से कहाँ चला जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है,
तो कहता है कि कोई ठोस, यहाँ क्या दिया, ठोस, किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है, और द्रव में परिवर्तित होता है उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं या गलन बिंदु बोलते हैं। और जहाँ उबलने लगता है, जिस ताप से जिस बिंदु पर जो है पानी उबलने लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। और जहाँ से जिस बिंदु से क्या होता है, जिस ताप से जो है ना वाष्प में बदलने लगता है उसको वाष्पन बोला जाता है। कहता है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, क्वेश्चन आ गया, वाष्प में बदलता है उसको क्या कहेंगे, वाष्प में बदलता है तो इसको क्या हम बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु कहेंगे क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलने लगता है, और उबलने के बाद यहाँ से क्या होता है, गैस में परिवर्तित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गलनांक क्या होता है, पहले जो है जो कोई शुद्ध पदार्थ है, जैसे मान के चलिए कि पानी शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ है तो मान के चलिए कि पानी कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, जैसे मान के चलिए कि 10 लीटर पानी, 100 लीटर पानी है, इसको बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल करते हैं तो कितना डिग्री पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जैसे ही इसमें अगर आप नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बॉयल होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, यह बढ़कर 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पदार्थ मिलाने पर उसके वो गलनांक बिंदु है ना, क्वथनांक बिंदु गलनांक बिंदु है, तो गलनांक बिंदु क्या हो जाएगा, घट जाएगा। गलनांक बिंदु क्या होगा, घट जाएगा। जैसे कोई गलन के बिंदु जितना दिया रहेगा ना, हमको लगा यहाँ पे सॉरी इस क्वेश्चन के लिए कि क्वथनांक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या गलनांक दिया गया है, तो गलनांक क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है मिश्र धातु के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है। कहता है कि कोई मिश्र धातु है, उसका गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होगा। तो इसका जो होगा निम्न होता है। द्रव से उष्मा में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसको वाष्पन बोलते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले बताए थे कि द्रव से जब वाष्प में बदलता है जिस बिंदु पर, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। और क्वथनांक बिंदु जो होता है ना, क्वथनांक वहीं से शुरू होता है, वो वाष्पन की क्रिया शुरू होती है। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर जब तक बॉयल नहीं होता है तब तक वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, और वहीं पे यह उसका बिंदु होता है। और जब गलने की जब क्रिया हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिर वाष्पन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ठोस से द्रव में, कहाँ कहता है, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के क्या कहते हैं। अब ठोस से कहाँ गया, द्रव में। पहले क्या था, ठोस था, अब ठोस से कहाँ रहा है, द्रव में आ रहा है। आप बता सकते हैं ठोस से द्रव में आ रहा है, तो द्रव में जब आएगा तो क्या गलेगा। सिंपल से क्वेश्चन की गलेगा, तो जब ठोस से जब गलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, गलन बोलेंगे। दाब बढ़ाने से, अब क्या कहता है कि दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा। अब आप लोग इसको समझिए कि दाब जब बढ़ाएंगे
तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, और इसको ही एक सरल भाषा में हम समझा रहे हैं जिसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट रहता है। तो वहाँ क्या कहा गया है, क्वथनांक कहा गया है पहले। दूसरा कहा गया है दाब बढ़ाना है, दाब बढ़ाया जा रहा है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन आप देखिए, पहाड़ पे जो है, पहाड़ यहाँ मान चलिए कि यहाँ क्या है, पहाड़ है, और यहाँ क्या है, पृथ्वी है। यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पहाड़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, दाब ज़्यादा होता है, पृथ्वी पे दाब ज़्यादा होता है, और पहाड़ पे दाब क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि दाब बढ़ाते हैं, यानी मान के चलिए कि ऊपर से कहाँ, पृथ्वी की तरफ आप लेकर आ रहे हैं, तो पृथ्वी पर जैसे ही लेकर आते हैं तो दाब बढ़ जाता है। और जब दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे दाब कमेगा, क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जैसे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन पहाड़ पर ले जाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, नहीं उबलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभी इसके पहले आया था घट जाता है। पानी कब उबलता है, पानी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी कब उबलता है। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, और इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। कहते हैं पानी जो है कब उबलता है, आप आसानी से इसको बता सकते हैं। जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, जब इसका वाष्प दाब 76 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जब जल का स्थिति उष्मीय दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि जब बराबर होता है, यहाँ पानी क्या होता है, पानी का तापमान कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब। लेकिन इसमें कंडीशन अलग दे दिया है। क्या कंडीशन दे दिया है कि इस जल का जो है ना स्थिति वाष्प दाब वातावरण दाब के बराबर। अगर ये कंडीशन नहीं दिया जाता तो आपका आंसर डी होता, लेकिन जैसे ही दे दिया वातावरणीय वाला, तब आपको यहाँ पे आपको बनाना होगा कैसे, तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि वातावरण का दाब और जो जल का जो दाब है, दोनों का जो वाष्प दाब है, जब बराबर होगा तभी क्या होगा, पानी उबलेगा, अन्यथा नहीं उबलेगा। नेक्स्ट कौन का, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी का जो है त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है, तो आपका हो जाता है 273.16 केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। आप समझिए क्या कहता है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। जब वाष्पीकरण होगा तो तापमान घटेगा, और जब तापमान घटेगा तो क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होता है। जैसे गर्मी के मौसम में जब पसीना चलता है तो शरीर का तापमान क्या होता है, घटता है। और जब शरीर का तापमान घटता है तो हम लोग कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। तो वहीं पे ये क्वेश्चन कहा गया। आप इसको कंपेयर करके ऐसे पढ़िए ताकि आपको याद रहे। केवल क्वेश्चन रटने से नहीं होगा, कहीं कहीं आपको समझना होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको रटना होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि वह जो है त्रिक बिंदु है। उसको कहा है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्यों है? बर्फ, पानी और वाष्प, ऐसे याद रखिए। ये कितना बिंदु हो गया? बर्फ मतलब ठोस, ठोस भी हो गया, यहाँ द्रव भी हो गया और यह गैस भी हो गया। जब तीनों बिंदु हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिक बिंदु बोलेंगे। सिंपल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? समय कहाँ अधिक लगेगा? जैसे समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या माउंट एवरेस्ट पे। अब आप अंदाज लगाइए कैसे हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि जब दाब कम रहेगा, जब दाब कम रहेगा तो वहाँ पे जो है बॉयल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखिए पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पृथ्वी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दबाव क्या होगा? कमेगा। और जब दबाव कमेगा तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर जब जाएंगे तो जो चावल बनने में जो है ना समय अधिक लगेगा। जैसे अगर इससे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए कि वायुमंडलीय वायु का दाब और हमारे शरीर का दाब दोनों संतुलन में रहता है, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ पर जाते हैं तो ऊपर जाने से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कमने लगता है और हमारे शरीर का जो है दाब जितना है उससे बढ़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जब कम पड़ता है तो हमारे शरीर से जो है नाक से ना खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक कारण है वायुमंडलीय दाब का कि जैसे जैसे वायुमंडलीय दाब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ इस तरह से किसी किसी आदमी का, हर एक आदमी का नहीं होता है, किसी किसी आदमी का ऐसा मिलता है। तो आप ऊंचाई बढ़ता है तो खाना पकाने का जो टाइम है ना वो बढ़ जाएगा। जल का क्वथनांक यानी जल का क्वथनांक क्या दिया है? सदैव 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। अब आप समझिए इस पर कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऐसे ही नहीं पढ़े तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और मार दीजिए, नहीं। आप इसको समझिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमसे आंसर क्या मांग रहा है। कहता है कि जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तो होता है, पात्र के पदार्थ पर निर्भर करता है, आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। यहाँ दिया ना, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है कि जो खुली सतह है उस पर दाब कैसा पड़ रहा है। जैसे आप कुकर में पानी को बॉयल करिए और फिर किस में बॉयल करिए? एक खुला बर्तन में बॉयल करिए, देखिए किस में जल्दी बॉयल होता है। तो वही ये कहता है। नेक्स्ट कहता है ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ये भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। कहता है ऊंची जो पहाड़ी होता है उस पर हिमपात क्यों हो जाता है? तो हिमपात का कारण क्या है? तो कारण क्या है कि ऊंची पहाड़ियों पर कुछ गैस वाष्प को जमा कर देता है। नहीं, बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होता है, अतः ये तो यहीं ख़त्म हो गया। ऊंची पहाड़ी पर तापमान हिमांक से कम होता है, यही है, हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्योंकि
कहता है किसी पहाड़ी की चोटी पर जल अपेक्षाकृत कम ताप पर ही उबलने लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये कम ताप पर ही कभी कभी उबलने लगता है। तो वायुमंडलीय दाब कम है, वायुमंडलीय दाब कम है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, इसका कारण क्या है? जो तेज हवा वाली रात्रि है उसमें ओस क्यों नहीं बनता है? पता है? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाता है, जिससे ओस जो है नहीं बन पाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होता है? चिपक जाता है, आपस में चिपक जाता है। क्योंकि इसका चिपकने का कारण क्या है? तो चिपकने का जो कारण होता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। जब दाब अधिक होता है तब बर्फ़ का गलनांक जो होता है ना वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? अभी पढ़े थे जस्ट पिछले क्वेश्चन में। बर्फ़ का गलनांक क्या है? जब दाब बढ़ता है तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व कहता है, किसी द्रव का क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक पर नहीं आया और उसके पहले ही क्या हो गया? वो वाष्प में परिवर्तित हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और आप इसको क्या करिए? स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर कितना पे? तो यहाँ पे उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। पहले ही बताए थे कि दाब कितना रहता है? दाब जो है वायुमंडलीय दाब नीचे ज़्यादा लगता है तो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे ऊपर रहेंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? कमेगा। तो वहाँ कम तापमान पर क्या होता है? पानी उबलने लगता है। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तित तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, क्या कहलाता है? कहता है वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तित तो करती है, अवस्था को क्या करेगा? परिवर्तित कर देता है, परंतु किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, क्या कहलाता है? ताप में परिवर्तित नहीं करता है, उसको करते हैं गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। उसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 97 का। तो 80 कैलोरी ग्राम होता है, कैलोरी ग्राम। ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? ये भी स्टार मार्क आप लगा लीजिए। वाष्प का और बर्फ का दोनों का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि
पानी की तरह दिखेगा तो यही एक सेम हो जाएगा, नहीं, इसका चेंज है। इसका हो जाएगा 536, किसका? वाष्प का। इसीलिए जो है ना इसका गुप्त ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जलने से ज़्यादा क्या होता है, वाष्प से जब जलता है तो इसका जलन ज़्यादा महसूस होता है। भाप से क्वेश्चन ही गया, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि इसका गुप्त ऊष्मा क्या होता है, अधिक होता है। किसका? भाप की गुप्त ऊष्मा जो होता है ना, भाप की गुप्त ऊष्मा होती है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के, ये भी क्वेश्चन जो पूछता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, क्या होता है? संवहन, संवेग होता है, संवेग या ऊर्जा होता है, या ऊर्जा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो कहता है ना, वो क्या होता है? ऊर्जा से होता है। किससे होता है? ऊर्जा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। और देखिए अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़े और मेरा भी हौसला बना रहे हौसला। और ऐसे ही वीडियो हम हमेशा आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो कहता है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ऑप्शन देखते हैं। शून्यांक नियम दिया है, प्रथम नियम है, द्वितीयक नियम है, तृतीयक नियम है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है, तो इसके हिसाब से आप चलेंगे तो आपका प्रथम नियम, क्योंकि ऊपर वाले इसके जस्ट 100 क्वेश्चन में दिया था ऊष्मा के नियम से, तो प्रथम नियम था। और ऊर्ध्वश्म परिवर्तन, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ऊर्ध्वश्म परिवर्तन में है, और ऊर्ध्वश्म जो परिवर्तन होता है उसमें ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है, ताप अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा व ताप दोनों बदलता है। इसका क्या है? ऊर्ध्वश्म परिवर्तन में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है ना, ऊष्मा अपरिवर्तित रहता है। ऊष्मा जो है अपरिवर्तित रहता है। ऊष्मा जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समतापीय, क्या कहता है? समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? नाम भी क्या है? समतापीय। तो समतापीय में क्या होता है? ताप अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? इसका पूछ रहे हैं थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट का ताप क्या काम रहता है? तो तापमान को एक समान बनाए रखना इसका काम है। और इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो जो है रामबाण सिद्ध होगा। आप इसको पढ़ लीजिए, इससे आपको एक क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वो होता है ताप संरक्षण नियम से संबंधित होता है। सूर्य की सतह का ताप होता है, तो सूर्य के सतह का जो तापमान होता है ना, वो कितना होता है? तो 6000 केल्विन होता है, 6000 केल्विन। और इसको भी आप स्टार मार्क करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर उठा लीजिए और आप उसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बोलिए कि हाँ ये क्वेश्चन आप जो बताएं इसमें से नहीं हमको मिला है। हमें 99% हमें विश्वास है कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा
आपको कहीं नहीं मिलेगा। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? क्यों महसूस होता है? जब गर्मी का मौसम होता है उसमें पंखा चलाने से हमें आराम क्यों महसूस होता है? तो इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जैसे ही शरीर से जब पसीना बाहर निकलता है तो पसीना जब बाहर निकलता है वाष्पीकरण की दर क्या होता है? तेज़ होता है। वाष्पीकरण का जब दर जब तेज़ होता है तो हमें क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ क्या होता है ना कि वाष्पीकरण होता है, और जब पसीना जब तेज़ी से निकलता है तो वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से क्या होता है ना, शरीर ठंडा महसूस होता है। वही जब हवा लगता है ना तो शरीर हमारा क्या होता है? ठंडा होता है और आरामदायक लगता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले आया था, तापमान को स्थिर रखना, इसका थर्मोस्टेट का काम है, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो इसके पहले जो हम आपको फार्मूला बताए थे उस फार्मूला को आप लोग लगाइए और फार्मूला पे इस क्वेश्चन को हल कीजिए, और हल करने के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस तरह से कैसे आप लोग इसको सोल्व किए हैं। लेकिन हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए, और चैनल को भी सपोर्ट आप लोग कीजिए, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही वीडियो हम आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम आएंगे साइंस का ही लेकर। तो साइंस में नेक्स्ट सीरीज लेकर हम आएंगे किस टॉपिक का? उस टाइम टॉपिक हो जाएगा आपका ध्वनि से लेकर आएंगे, जो कि ध्वनि से ही क्वेश्चन आता है। तो ध्वनि का जो टॉपिक आएगा उसमें भी हम इसी तरह से आपको डिस्कस करके विस्तार पूर्वक उसमें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।